हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक ऑडिटर है जिसका नाम है पिंटू, और ये एज अ डिटेक्टिव भी काम कर रहा है। तो इसके पास एक फैमिली आती है और कहती है कि हमारी शादी का बजट तो 50 लाख का था, पर बिल में शो हो रहा है 75 लाख। तो आप हमें पता करके बताइए कि ये सारे 25 लाख कहाँ गायब हो गए, 25 लाख का बिल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये पता करने के लिए पिंटू को बुलाया जाता है। जब पिंटू आता है तो क्या करता है, वो बिना प्लानिंग किए मेहंदी के खर्चे देख रहा है, फूल के कितने खर्चे हैं वो देख रहा है। क्या आपको लगता है कि बिना प्लानिंग के ये पता कर पाना कि 25 लाख कहाँ गए पॉसिबल है? आप किसी छोटी मोटी चीज़ों में लगे रह जाओगे, और असली फ्रॉड है, कोई क्या पता गहने उठा के भाग गया है, असली फ्रॉड आप पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लानिंग इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। एक प्लान होना, आप कोई भी काम करते हैं उसका एक प्लान होना ज़रूरी है। सपोज़ आप अपनी स्टडीज़ की बात कीजिए, तो आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपके कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएँगे या फिर टाइमली कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। प्लान हर चीज़ में, अगर आप किसी भी फील्ड में कहें, प्लान ज़रूरी है। इसलिए ऑडिटिंग में भी प्लान ज़रूरी है। तो इसी एग्ज़ाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं कि वो ऑडिटर आया, फिर उसके बाद उसने डिटेक्ट किया कि कहाँ पे 25 लाख गायब हो रहे हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को देखेगा। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को देखना मतलब क्या? अब उसको शादी में 25 लाख का खर्चा कहाँ गया, 25 लाख का खर्चा कहाँ से बन रहा है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट एरिया क्या होगा। उसके पास अगर प्लान नहीं है, वो डीजे, डेकोरेशन, वो सारे की बिल चेक कर रहा है। क्या डीजे और डेकोरेशन का बिल चेक करने से 25 लाख का खर्चा कहाँ गया ये पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल बन रहा है, गहने, ज्वेलरीज़ ज्वेलरीज़ एंड केटरिंग्स कह सकते हैं आप। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया हुआ ज्वेलरी एंड केटरिंग, और भी जो चीज़ें वो नोटिस करेगा जब डिटेक्ट करेगा, ऑडिट करेगा उस टाइम। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को उसने पता कर लिया। अब उसको ये भी पता करना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, मतलब प्रॉब्लम है कौन-सी जगह। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना। तो उसको पता लगता है कि सारी ज्वेलरीज़ हैं, वो एक ही शॉप से आ रही हैं, जिसमें जीएसटी जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। बिल कैसी, दो आप जानते होंगे, 2 तरह की बिल बनती है। एक तो जिसमें जिसको कच्चा और पक्का बिल ऐसा कहते हैं कुछ। एक बिल होता है जिसमें हाथ से लिखा होता है। तो ये बिल आ रही हैं जिसमें जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, उसमें हाथ से लिखा बिल है। सॉरी, हाथ से लिखा बिल है और एक ही दुकानदार से आ रहा है। तो इस सिचुएशन पे ऑडिटर पिंटू को हुआ शक कि ज़रूर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि बिल भी हाथ से लिखा हुआ आ रहा है। तो उसने प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया। फिर उसके बाद वैसे अकेले ये पूरा काम तो वो नहीं कर पाएगा, उसके साथ कुछ लोग होंगे जो, या फिर असिस्टेंट की तरह उसने रखा होगा कुछ लोगों को, 2 4 5 लोग सपोज़। तो उनको काम असाइन करेगा, प्लान बनाएगा कि किसको क्या काम करना है, उसके हिसाब से उनको काम असाइन करेगा। उसके हिसाब से वो उनको काम असाइन करेगा। तो उसने अपने मेंबर्स को काम असाइन किया। सपोज़ एक को काम असाइन किया कि तुम्हें ज्वेलरीज़ का बिल चेक करना है, ज्वेलरी का बिल चेक करना है। सेकंड को काम असाइन किया कि डेकोरेशन और वेन्यू का खर्चा, वो सब चेक करना है। ऐसे करके वो सारे मेंबर्स को काम असाइन कर देगा कि किसको क्या चेक करना है। और अगर इसी को मान लीजिए, अगर यहाँ पे प्लानिंग नहीं होती तो क्या होता? कोई ज्वेलरी का बिल एक आदमी चेक कर रहा है, दूसरा आदमी भी यही बिल चेक कर रहा होता। डबल चेकिंग हो जाती, प्रॉब्लम होती, इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। फिर उसके बाद टाइम का एफिशिएंट यूज़ करना, बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकता है।
प्लानिंग होगी तभी टाइमली हम टास्क कंप्लीट कर पाएंगे, तभी टाइमली हम पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। बिना प्लानिंग के वही काम करने में हमें 10 दिन लग जाएंगे, पता चला प्लानिंग करके वही काम 6 दिन में हो रहा है। तो प्लानिंग हेल्प करता है टाइमली टास्क को कंप्लीट करने में। यू कैन से दैट एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम। तो इसमें हमारा जो सही टाइम है वो कहाँ पे लगाते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, ना कि छोटे मोटे खर्चों पे, उन पे लगाते हैं। इसलिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम भी ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट आता है डायरेक्ट और सुपरवाइज़ करना। अपनी टीम को डायरेक्ट करेगा, उनको सुपरवाइज़ करेगा, मतलब पहले उनको बताएगा कि काम कैसे करना है। फिर उसके बाद उनको चेक भी करना होगा, क्या पता वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनको सुपरवाइज़ करेगा, जो मेन ऑडिटर है वो अपनी टीम को सुपरवाइज़ करेगा कि उसने एक सपोज़ एक मेंबर को लिया, एक मेंबर को उसने उसके काम को चेक किया कि उसने सही से किया है या नहीं किया है। तो डायरेक्शन एंड सुपरविज़न ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो रेगुलर अपडेट लेना पड़ता है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कोई वर्कर लगाते हैं आप और वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आप उसको सुपरवाइज़ नहीं करोगे तो वो सही से काम नहीं करेगा, उसको रेगुलर उसका अपडेट लेते रहना पड़ता है। और प्लानिंग रिड्यूसेस ऑडिट रिस्क। सो प्लानिंग जो है ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करता है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो आप ऐसा मान सकते हो कि ब्राइड है, उसका कज़न ही नकली इनवॉइसेस उसका कज़न ही नकली इनवॉइसेस बना रहा है, फेक इनवॉइसेस। तो यहाँ पे आप ये सारी चेकिंग करके, प्लान करके आप इसको चेक कर सकते हो, ये चीज़ पता कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, आप फालतू के खर्चों को चेक करते रह जाएंगे और ये काम चलता रहेगा। ब्राइड फेक इनवॉइस ज्वेलरीज के बना के पैसे, फेक इनवॉइस बना के अपने पैसे तो खाता ही रहेगा उसका कज़न। तो ये पता कर पाना फेक इनवॉइसेस प्लानिंग के ज़रिए हुआ, इसलिए ये ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करता है और इससे वो अपने क्लाइंट का नुकसान होने से बचा लेगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं अब। सेकेंड चैप्टर है ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। सो इसमें एसेस का याद करना इंपॉर्टेंट है। एसेस लाइक एसे 300, एसे 300 कहता है कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने से पहले प्लान बनाना पड़ता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू प्लान एंड ऑडिट सो दैट इट कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है प्लान एंड ऑडिट। ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले प्लान करना पड़ता है, जिससे वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके। इफेक्टिवली मीन्स टाइमली, अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर सके, इसलिए प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं प्लानिंग के। इसको आप एक निमोनिक से भी याद कर सकते हो, ये मैं बाद में बताऊँगी, अभी इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। तो ऑडिटर डिवोट्स एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज़। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे आपको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और इसको आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में कीवर्ड्स लिखने ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये कीवर्ड्स आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। ऑडिटर्स डिवोट्स एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में क्या पढ़ा कि फर्स्ट में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट एरिया। वो छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के, डीजे डेकोरेशन की चीज़ों को छोड़ के इंपॉर्टेंट एरिया जैसे ज्वेलरी केटरिंग्स, उसमें उसमें उसके बिल्स चेक करा, उसमें वो इंपॉर्टेंट एरिया है तो उसको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सेम ऑडिटिंग में ऐसा है कि ऑडिटर को अपना अटेंशन है वो इंपॉर्टेंट एरियाज में देना चाहिए। तो प्लानिंग इसमें हेल्प करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है और रिजॉल्व करता है। आइडेंटिफाई करना मतलब पता करना, रिजॉल्व करना मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, उसको सॉल्व करना। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको वो आइडेंटिफाई करता है और सॉल्व करता है टाइमली बेसिस पे। टाइमली बेसिस पे मतलब प्लान होगा तो एक टाइम होगा, इस टाइम के अंदर हम पोटेंशियल प्रॉब्लम को पता करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें, और उसके बाद उसको टाइमली हम सॉल्व कर सकेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा अभी, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है और हाथ से लिखा बिल दे रहा है, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया हो सकते हैं, उस पर ध्यान देना। ये एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो कि वही मैंने पॉइंट्स बताए हैं।
फिर उसके बाद ऑडिटर ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है ऑडिट इंगेजमेंट को। तो यहाँ पे ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है? ऑडिट इंगेजमेंट, लेट मी एक्सप्लेन यू। ऑडिट इंगेजमेंट जो होता है ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, तो ऑडिट इंगेजमेंट एग्रीमेंट होता है, जो भी क्लाइंट मतलब जो भी कंपनी आपके पास आ रही है ऑडिट करवाने के लिए, तो ये ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किसी चीज़ की ऑडिट करना है उसके लिए, उसको ऑडिट इंगेजमेंट कहते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है असिस्टिंग इन सेलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ऑडिटर अकेले पूरा काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो असिस्टेंट्स रखता है, मतलब जिसको आर्टिकल्स कहते हैं। तो असिस्टिंग इन सेलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, कि किस एरिया में किस मेंबर को, किस असिस्टेंट को भेजना है, ये सेलेक्ट करने में प्लानिंग हेल्प करता है। कौन सा कैपेबल असिस्टेंट है उसको हाई रिस्क एरिया पे भेजना है। हाई रिस्क एरिया मीन्स जहाँ पे ज़्यादा रिस्क, या फिर सपोज ये कह सकते हैं आप इस एग्जांपल से कि जहाँ जैसे ज्वेलरी केटरिंग के लिए आप कोई कैपेबल असिस्टेंट भेज रहे हैं। फिर उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क सच एज एक्सपर्ट्स। तो ऑडिटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इंश्योर्स ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। प्लानिंग से क्या होता है, ये रिस्क को रिड्यूस करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मतलब प्लानिंग ऑडिट ऐसा है कि वो रिस्क को पूरा रिड्यूस नहीं कर सकता है, पर हाँ एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकता है। मतलब कि इतने हद तक कम कर सकते हैं कि उतना उतना चल जाएगा, उतना थोड़ा बहुत होगा उतना चल जाएगा, वो एक्सेप्टेबल लेवल है। उस हद तक रिस्क को रिड्यूस करता है और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन सही तरीके से चेक करेगा तो सही ओपिनियन देगा, प्लानिंग होगी सही, सभी सभी चीज़ें अच्छे से चेक करेगा तो अप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है, गलत ओपिनियन दे सकता है, तो ये इस रिस्क को रिड्यूस करता है। तो ये 5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको एक न्यूमोनिक से आप समझ सकते हैं, इंस्पेक्टर पिंटू ऑर्गेनाइज्ड शादी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इसको ध्यान रखिए, आप इसको याद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पिंटू ऑर्गेनाइज्ड शादी, डांस रूटीन सुपर कूल। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या है, इंस्पेक्टर से आई, आई मीन्स इंपॉर्टेंट एरियाज। देन पी, फर्स्ट फर्स्ट लेटर से है सारी चीज़ें, तो पी से है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ओ से है ऑर्गेनाइज, देन एस से है सेलेक्टिंग, डी से एक एक पॉइंट छूट गया था, इसमें से 6 पॉइंट है फैसिलिटेटिंग डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। तो इसमें अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और उनके काम को रिव्यू करते हैं। तो हाँ हमारा न्यूमोनिक था डांस एंड रूटीन एंड सुपर। तो डी से हो गया डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। सी से आता है कोऑर्डिनेशन, सी से हुआ कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।